हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट हमने ना अगला जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो हीट स्टार्ट करना है। और ना +1 के सिलेबस में जो हीट है उसके 4 चैप्टर्स है। एक है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, थर्ड है थर्मोडायनेमिक्स और फोर्थ है किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो 4 चैप्टर हीट के अपने पास है और हीट वाला टॉपिक वास्ट है। थोड़ा सा इसमें आप केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स आएंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अपने CP CV शायद आपने पढ़ा हो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेटेंट हीट, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो तकरीबन केमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ मिक्स होंगे इसके अंदर। तो आज हम हीट के इंट्रोडक्शन करेंगे और अपना चैप्टर है हीट का, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक डेफिनेशन ही आते हैं। आज अपन इंट्रोडक्शन करेंगे हीट की। व्हाट इज हीट? हीट है क्या चीज़? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हमें तो अभी तक 2 तरह की एनर्जी पता है, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इनमें से हीट कौन सी एनर्जी है? किनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है? तो जब भी हम किसी बॉडी को एनर्जी देते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बॉडी के अंदर हर मॉलिक्यूल होंगे, वो मॉलिक्यूल दीज मॉलिक्यूल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद मोर किनेटिक एनर्जी। तो हीट एक तरह की किसकी मतलब सब टाइप है, किनेटिक एनर्जी भी है। तो जब भी हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद मोर किनेटिक एनर्जी। तो लिखेंगे व्हेन हीट एनर्जी given to a body, molecules starts vibrating with more kinetic energy। मतलब ये समझिए आप कि जिस बॉडी के अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा है ना, उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जिसके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा है उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स में क्या ज़्यादा है? किनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अब किनेटिक एनर्जी के कई फॉर्मूलेज है। ½ mv² आपने पढ़ा हुआ है, P²/2mv हमने पढ़ा हुआ है। कोई और फॉर्मूला आपने पढ़ा हो किनेटिक एनर्जी का? +1 लेवल में शायद हम 2 ही फॉर्मूले पढ़ने और भी बड़े हैं। रोलिंग किनेटिक एनर्जी ½ mv² ब्रैकेट 1 + k²/r²। रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ½ I⍵²। ऐसे कई फॉर्मूले हैं। अगर हीट की फॉर्म में आ जाए किनेटिक एनर्जी तो उस किनेटिक एनर्जी का नाम है फॉर्मूला है 3/2 kT। ये मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। व्हाट इज K स्टैंड फॉर? K स्टैंड फॉर कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मैं ना बच्चों को ना K की वैल्यू याद नहीं करवाता, बोल्ट्जमैन की वैल्यू मैं याद नहीं करवाता। उनको मैं ये कहता हूँ कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना K, इसका फॉर्मूला होता है R/Na। व्हाट इज R? गैस कांस्टेंट। और व्हाट इज Na? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है ना। ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू आप कितनी याद करोगे? भूल जाएगी। तो R/Na याद करो। कई बार न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करके कटिंग भी हो जाती है। R की वैल्यू होती है 8.314। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है 8.314। और एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 10⁻23। इन दोनों को डिवाइड करके K बनाए। डन। ठीक है, ऐसे याद रखनी है K की वैल्यू। अब इसमें व्हाट इज T? टेम्परेचर। तो पहले बताइए कि व्हाट इज टेम्परेचर। अगर डिफाइन आ जाए व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या चीज़ है? डेफिनेशन कर रहे हैं जस्ट। व्हाट इज डिफाइन टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। डेफिनेशन नहीं आएगी पेपर में, बस थोड़ा पता होना चाहिए। व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी।
ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया है। अब टेम्परेचर है, तो पुराने टाइम में जब थर्मामीटर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पुराने टाइम में जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्य होते थे। पुराने टाइम के जो वैद्य थे वो बॉडी को टच करके देखते थे कि बॉडी गर्म है या ठंडी है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देते थे। टेम्परेचर को उन्होंने ना क्वांटिटेटिव मेजर किया था, क्वालिटेटिव कैसे मेजर किया था, क्वालिटेटिव। अब हमने फिर थोड़े दिनों के बाद इसकी डिस्कवरी होती है कि स्केल्स बन गए, थर्मामीटर बन गए। थर्मामीटर से हमने टेम्परेचर को मेजर किया क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव समझते हो कि वैल्यू आ गई कि टेम्परेचर 2 डिग्री है, 3 डिग्री, प्रॉपर वैल्यू आ गई। क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव जो है ना वो टेम्परेचर को मेजर जो करता था डिवाइस, दैट डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर ने टेम्परेचर को मेजर किया। ये तो पुरानी सबको पता ही है आपको ये बातें सारी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि थर्मोमीटर जो होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। जनरली थर्मोमीटर कितने टाइप के होते हैं, वो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल तो थर्मामीटर के स्केल्स है। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर वो 2 तरह के। हाँ जी, क्लिनिकल और दूसरे तो बच्चे हम समझिए। अब ये समझिए कि आज की क्लास में थर्मामीटर की डिस्कवरी हो रही है। डिजिटल थर्मामीटर तो अभी आए हैं, उससे पहले 100 साल पहले, 150 साल पहले क्या थे, थर्मामीटर 2 तरह के बनाए गए थे। लिक्विड थर्मामीटर, दूसरा गैसियस थर्मामीटर। 2 तरह के थर्मामीटर बनाए गए थे, लिक्विड थर्मामीटर एंड गैसियस थर्मामीटर। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं मरकरी, मरकरी किस में यूज़ की जाती है, लिक्विड थर्मामीटर में। और थर्मामीटर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल्स बने थे वो स्केल्स थे सेल्सियस स्केल, अभी मैं सारा बताऊंगा आपको। दूसरा स्केल कौन सा था, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल। नेक्स्ट स्केल कौन सा था, केल्विन स्केल। क्या सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन इंसान थे या गॉड थे या किसी चीज़ का नाम था? हाँ जी, ह्यूमन बींग्स थे या कोई ऑब्जेक्ट थे या उस तरफ जहाँ पे ये डिस्कवरी हुई वहाँ के गॉड थे ये। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ह्यूमन बींग्स थे और इन्हीं के नाम पे देखो सब कुछ चल रहा है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, लैब के अंदर हम टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर करते हैं। अगर टेम्परेचर माइनस में हो जाए तो हमें ज़रूरत है केल्विन स्केल की। तो सबके सब जो लोग थे, ह्यूमन बींग्स थे, इन्होंने टेम्परेचर के बारे में बताया था और यही स्केल आज की डेट में यूज़ हो रहे हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो पहले मैं लिक्विड थर्मामीटर, पहले मैं स्केल्स की बात करता हूँ, फिर हम थर्मामीटर्स पे आएंगे, लिक्विड और गैस पे। 3 तरह के स्केल बताया आपको, कौन कौन से थे भी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब इन्होंने जब स्केल्स बनाए, वो स्केल हर एक थर्मामीटर में यूज़ होते रहे, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैस है। जो उन्होंने स्केल्स बनाए वो कैसे किया स्केल को, इन्होंने हर थर्मामीटर के अंदर, मैं लिक्विड की एक बारी बात करता हूँ, उसी से स्केल बनेगा। यहाँ पे एक बल्ब होता है, ये लाइट वाला बल्ब नहीं, एक सिंपल एक ट्यूब होती है, उसको हम बल्ब कहते हैं। इस ट्यूब में मरकरी भरी जाती है, अगर मरकरी थर्मामीटर है तो। जब हम इसको हीट करते हैं तो मरकरी गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण इसके मॉलिक्यूल्स में किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और जब मरकरी क्या करती है, एक्सपैंड करती है। ऐसे एक्सपैंड करके जिस नंबर के सामने जाकर रुक जाए, है ना जी, उतना टेम्परेचर हो गया। यही था ना मेजर करने का। अब सच बताना, आप में से ये वाला थर्मामीटर देखना किस किस को आता है? 50% थर्मामीटर देखना आना चाहिए। और देखना तो अब जाके देखना,
आपने क्या करना है, उसको हीट करना है थोड़ा सा, जब बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है। अब देखना है एक सिल्वर कलर की लाइन होगी एक, बस जिस नंबर के सामने वो लाइन रुक जाए उतना टेम्परेचर है। इसमें पूरी मरकरी भरी होती है। ये मरकरी थर्मामीटर है। कोई भी थर्मामीटर हम डिज़ाइन करते हैं, हम एक्चुअली अब जो थर्मामीटर पर पढ़ रहे हैं ना, वो आप समझिए कि हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर हम पढ़ रहे हैं, लेबोरेटरी में, लैब में जो यूज़ होते हैं, क्लिनिकल नहीं हम पढ़ रहे। ठीक है, जो भी थर्मामीटर बनाया जाता है उसमें एक लोअर फिक्स पॉइंट रखा जाता है और एक अपर फिक्स पॉइंट रखा जाता है। लोअर फिक्स पॉइंट जनरली पहले जो रखा गया था, इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और अपर फिक्स पॉइंट क्या रखा गया था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये थे। अब तो रेंज बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनिशियली जब ये बनाए गए थे उनकी ये ऐसे बनाया गया था। तो अगर हम बात करते हैं सेल्सियस स्केल की, तो सेल्सियस स्केल में उन्होंने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या करती है, मेल्ट करती है, और वाटर जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे ही इन्होंने देखा फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आइस मेल्ट करती है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉयल करता है वाटर। ऐसे केल्विन स्केल पे देखा गया 273.15 केल्विन पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है और 373.15 केल्विन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। बहुत बड़ी स्टोरी है इसकी, मैं आपको ब्रीफ करके बता रहा हूँ सब कुछ। पहले कौन सा स्केल आया, उसके कितने सालों का दूसरा स्केल आया, फिर थर्ड स्केल आया, ये नहीं कि तीनों इकट्ठे ही आ गए थे। और स्केल की इन्वेंशन के पीछे कारण है कि कौन सा स्केल क्यों डिस्कवर किया गया, ये सब कुछ आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। अभी तो 3 स्केल है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा कौन सा है, केल्विन स्केल। इन तीनों स्केल्स में मैं रिलेशन बताता हूँ। ये फॉर्मूला याद रखना है, C सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0, बाय 0 से लेकर 100 तक में डिवीज़न कितनी होगी, 100, मतलब डिफरेंस 100 डिवीजन्स इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल में F - 32 डिवीज़न 32 और 212 को माइनस करो 180, केल्विन में K - 273.15 डिवाइडेड बाय 100। ये रिलेशन है, याद रखना है। इससे हम एक टेम्परेचर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सेल्सियस को केल्विन में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, जिस मर्जी स्केल में हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। ये रिलेशन आपने याद रखना है, बेस्ट रिलेशन है ये, कोई और फॉर्मूला नहीं याद रखना, ये रिलेशन याद रखना है। चलो आगे आगे देखो, इसको मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मली कितना होता है, 98 डिग्री कह रहे थे। 98 डिग्री क्या, सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में। हम बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में यूज़ करते हैं, सेल्सियस में क्यों नहीं, सेल्सियस में क्यों नहीं। थर्मामीटर जो बने थे, आजकल तो डिजिटल हो गया, उसमें सेल्सियस दोनों वैल्यू आ जाती है। पुराने टाइम में जो थर्मामीटर आते थे उसमें बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए फ़ारेनहाइट स्केल ही होता था, बस सेल्सियस स्केल नहीं बनाते थे। क्यों, बॉडी का टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में प्रेफर करते हैं, कारण बताना है इसका। इसका कारण ये है, अगर मान लीजिए फ़ारेनहाइट में देखना डिवीज़न कितनी है, 180 है, तो एक डिवीज़न की वैल्यू कम होगी ज़्यादा होगी सेल्सियस से। सेल्सियस में कितने डिवीज़न है, 100 है। अपन ने जाना तो उसी रेंज में है, सेल्सियस ने 100 डिवीज़न बनानी है और फ़ारेनहाइट ने इसी रेंज में कितनी डिवीज़न बनानी है, 180 बनानी है। तो किसकी डिवीज़न छोटी है, तो कम से कम टेम्परेचर कौन मेजर कर सकता है, फ़ारेनहाइट। तो हम फिजिक्स की टर्म में कहते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल का लीस्ट काउंट कम है। क्या कम है, मतलब मिनिमम वैल्यू कैन बी ईजिली मेजर बाय फ़ारेनहाइट स्केल। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है और आपका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, हम कहते हैं कि बॉडी को फीवर है। अगर मैं इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करूँ, मुझे प्रॉपर वैल्यू तो नहीं याद, एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अगर आपका यही टेम्परेचर सेल्सियस में होगा
27 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में आएगा 27.2, 27.3। तो पॉइंटों में बताना मुश्किल है थोड़ा, और प्रॉपर वैल्यू बताना ईजी है। तो अगर आपको मान लो टेम्परेचर है 98 से 98.1 हो गया फ़ारेनहाइट, तो हम कहेंगे कि कोई बात नहीं, उतना ही टेम्परेचर है। लेकिन अगर सेल्सियस में हो जाए फिर तो है ना टेम्परेचर। तो सेल्सियस स्केल में जो बॉडी का टेम्परेचर आएगा ना आपका डेसिमल्स में आएगा। तो डेसिमल वाली चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल है पेशेंट के लिए भी। डॉक्टर तो समझ लेंगे, पेशेंट के लिए मुश्किल है। इसलिए जितनी मेडिसिन तैयार की जाती है वो नॉर्मली फ़ारेनहाइट स्केल के हिसाब से तैयार की जाती है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे इतनी मेडिसिन देनी है, 101 पे इतनी देनी है। ठीक है जी। तो ब्रीफ में जब आता है तो नोट कर लो आप। तो बॉडी टेम्परेचर अपन प्रेफर किस में करते हैं? फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में करोगे गलत नहीं है, लेकिन इजी टू यूज़ कौन सा स्केल है? फ़ारेनहाइट है बॉडी टेम्परेचर। अब कन्वर्जन करना सीख रहे हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो बताना सेल्सियस में उसकी वैल्यू कितनी होगी? C-0/100। बॉडी का मैं टेम्परेचर कितना कह रहा हूँ आपको? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180। करना सोल्व, देखना C कितना आता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तो सेल्सियस स्केल पे कितनी वैल्यू होगी? कैलकुलेटर पे एक बार ट्राई करके देखो। डेसिमल में बताना चाहते हैं हम। थर्टी 37.7 कितनी वैल्यू होगी? 37.7 होगी। ये मैं वैल्यू रफ लिखी थी ना, यहाँ पे सही कर देता हूँ, ये हो गया। अब 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का बताना, करो आप कैलकुलेटर पे सोल्व कर देंगे, कोई बात नहीं। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का देखना, C-0/100 इक्वल टू 98 - 32/180। C/100 इक्वल टू 66/180। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को देख रहे हैं कितना होता है सेल्सियस में? तो 660 डिवाइडेड बाय 36.6। दिस आंसर इज 36.6। ठीक है, तो कौन सा स्केल, अब आपको मैंने कैलकुलेट करके भी बता रही है, इजी टू यूज़ कौन सा है? फ़ारेनहाइट है। इसमें डेसिमल्स में आ रहा है ना, डेसिमल से डीलिंग करना मुश्किल है। चले आगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे। एट व्हाट टेम्परेचर वैल्यू ऑन द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल? सोल्व करना है। एट व्हाट टेम्परेचर वैल्यू ऑन द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल। तुम ना फॉर्मूले में C की वैल्यू भी एक्सपुट करो, F की वैल्यू भी एक्सपुट करो, सोल्व करो फिर।
सी की वैल्यू x माइनस 0/100, f की वैल्यू x माइनस 32/180। वेट करिए, माइनस सर अब यही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा है जिस पे दोनों स्केल्स पे वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड मतलब सेम होता है, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जब हम स्केल से मेजर करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, चाहे सेल्सियस से मेजर करो चाहे फ़ारेनहाइट से मेजर करो। अब ये टेम्परेचर आ गया माइनस में, ठीक है। फिर केल्विन स्केल आया, केल्विन स्केल कहता कि नहीं, टेम्परेचर माइनस में रखना नहीं चाहता, क्योंकि केल्विन ने कहा कि क्योंकि किनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, किनेटिक एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तुम कह रहे हो कि किनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 3/2 kT लगाना है। वेट करिए, हाँ जी बताइए। सर 5x माइनस 36 है तो आपने 4x ये 5x ही है, ये सोल्व करके पूरा है वो। यहाँ 4 आ जाएगा ना। कैलकुलेशन है जल्दी जल्दी में ऐसे लिख दिया, वो तो कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर होती है तो। हाँ जी, केल्विन की मैं बात कर रहा हूँ, केल्विन स्केल क्यों बनाया गया। हाँ जी बताना, किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या। अब टी क्या, टेम्परेचर अगर माइनस में लिख रहे हैं आप, -40 डिग्री लिख रहे हैं तो किनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। तो कहता कोई बात नहीं, हो रहे हो तो नेगेटिव। एक साइंटिस्ट कहता कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, फिर वो कहते हैं भी अगर किनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी तो v² भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर v² नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव का अंडर रूट लेंगे तो वो आयोटा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने ये वाला जो फॉर्मूला में जो टी दिया ना, कहते ये टेम्परेचर आप उसमें सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में नहीं ले सकते, ये टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। और केल्विन एक ऐसा स्केल है जो स्केल का टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता। कम से कम टेम्परेचर केल्विन स्केल पे 0 केल्विन है, कम से कम टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट मिनिमम टेम्परेचर कैन एग्जिस्ट, इससे कम टेम्परेचर नहीं, कितना, -0 केल्विन। हाँ 0 केल्विन, वो तो आपकी बात ठीक है, -273 पॉइंट ये डिग्री सेल्सियस ठीक है, लेकिन केल्विन वाला टेम्परेचर कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए हमने जहाँ भी टेम्परेचर केल्विन में यूज़ करना हो, इस फॉर्मूले में अपन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में यूज़ नहीं कर सकते। किस में यूज़ करना पड़ेगा, केल्विन में। और जहाँ भी टेम्परेचर आपको केल्विन में यूज़ करना है, उस टेम्परेचर के साथ एक वर्ड आएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके साथ साथ में क्या लगाएंगे, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर लगाएंगे, सिंपल टेम्परेचर नहीं लिखेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर शुड बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन। केल्विन वाले टेम्परेचर को इन्होंने नाम क्या दिया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल पे ही होगा, ठीक है। और फॉर्मूले में उसको फिर आपने केल्विन में कन्वर्ट करके ही लगाना है। तो शायद आपको केल्विन स्केल की डिस्कवरी के बारे में पता चल गया हो, क्योंकि केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता और वो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला किनेटिक एनर्जी में फिट आता है। डन, क्लियर है इतना। अब आपको मैं बता रहा था कि थर्मामीटर 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, लिक्विड और गैसियस। लिक्विड थर्मामीटर जो होते हैं, थर्मोमीटर जो होते हैं वो नॉर्मली अपन मरकरी के बनाते हैं। क्यों, मरकरी में 3-4 बातें तो आपको पुरानी पता है। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, ठीक है, और कलर इजीली विजिबल हो जाता है, सिल्वर होता है मरकरी, ठीक है। और आपने ये पढ़ा है छोटी क्लासों में कि मरकरी स्टिक नहीं करता, लेकिन +1 में अपन ने पढ़ा कि मरकरी क्यों नहीं स्टिक करता, क्योंकि मरकरी के अंदर फोर्स ऑफ कोहेजन ज़्यादा होती है, तभी मरकरी क्या नहीं करता, स्टिक नहीं करता। तो मेन तो यही प्रॉपर्टी है
कि मरकरी सरफेस ऑफ ग्लास को क्या नहीं करता, स्टिक नहीं करता, और मरकरी में यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होती है। लिख लो ये बात, मरकरी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, और दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, कलर विजिबल, चलो वो इतनी बनती इतनी, मरकरी है यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, दूसरी मरकरी नॉट स्टिक टू द सरफेस ऑफ द ग्लास ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ कोहेजन, मरकरी नॉट स्टिक टू द सरफेस ऑफ ग्लास ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ कोहेजन। डन। उसके बाद हमें लैब के अंदर थर्मामीटर चाहिए थे ना, वो गैस थर्मामीटर चाहिए थे। गैस थर्मामीटर की रेंज वाइड होती है, -32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक, ऐसे वाइड रेंज है किसकी, गैस थर्मामीटर की। तो गैस थर्मामीटर में आप एक तो यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर, हीलियम गैस थर्मामीटर। तो हम कौन से थर्मामीटर प्रेफर करते हैं लैब के अंदर, गैस। क्यों, कारण बताइए, वाई वी यूज़ गैस थर्मामीटर, बिकॉज गैस जो होते हैं थोड़ा सा हीट करने पे एक्सपैंड ज़्यादा करती है। गैस थोड़ा सा हीट करो 0.5 डिग्री पे भी, तब भी गैस क्या करेगी, ज़्यादा एक्सपैंड करेगी। तो दोनों में से कौन सा थर्मामीटर बेटर है, गैस। ठीक है, कि बिकॉज लिख लो गैस थर्मामीटर आर बेटर देन द लिक्विड। गैस thermometer is better than liquid because with small heat energy gas expand more than the liquid। पता ही है अपने को, थोड़ी सी हीट एनर्जी देने पे गैस क्या करती है, ज़्यादा एक्सपैंड करती है। एग्जांपल बताता हूँ एक आपको मैं, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। गर्मियों के दिनों में पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं आती, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने से पोल्यूशन वाली गैसेस एक्सपैंड होकर ऊपर चली जाती है। सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर कम होता है तो वो एक्सपैंड करके ऊपर नहीं जा पाती, वो अर्थ के सरफेस पे ही रहती है। इसलिए विंटर सीजन में पोल्यूशन की दिक्कत ज़्यादा आती है। ठीक है, लिक्विड का तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। लेकिन गैस थर्मामीटर में एक लिमिटेशन है, बल्कि होते हैं ये क्या होते हैं, बल्कि होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स में यूज़ करा जाता है गैस थर्मामीटर को, बल्कि होते हैं। बल्कि होने के कारण हम गैस थर्मामीटर को ह्यूमन बॉडीज़ के लिए प्रेफर नहीं करते, पोर्टेबल ही नहीं है। उसके लिए गैस थर्मामीटर एक सेटअप फिक्स होता है, उसको एक बार फिक्स कर दिया वहीं रहेगा वो। गैस थर्मामीटर को हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करा सकते। लिक्विड थर्मामीटर छोटा सा होता है, मरकरी का, वो मूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इतना आज हमने एक तरह की इंट्रोडक्शन की है चैप्टर की। कल हम लास्ट क्लास में इसको, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।